हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बहुलवादी का प्रभुसत्ता पर आक्रमण। जो बहुलवादी है उनका जो है प्रभुसत्ता पर किस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है कि बहुलवादियों का प्रभुसत्ता पर आक्रमण। देखा जाए तो बहुलवादियों ने राज्य की प्रभुसत्ता के 3 पहलुओं को चुनौती दी है और ये पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है, यानी राज्य द स्टेट इज अ एसोसिएशन लाइक द वेरियस एसोसिएशन। यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभुसत्ता बाहरी रूपों से सीमित है। सोवेरेनिटी इज एक्सटर्नली इज लिमिटेड एंड प्रभुसत्ता आंतरिक रूप से भी सीमित है। सोवेरेनिटी इज इंटरनली इज लिमिटेड। अब इन्हीं बातों का अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो आपको इस बात का जो है सही ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो हम इसको जो विस्तार पूर्वक ही चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे प्रथम है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। द स्टेट इज वन ऑफ द सेशन अमंग देयर वेरियस एसोसिएशन। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो व्यक्तियों का बहुपक्षीय जीवन, मल्टीफेस लाइफ इन मैन। बात सही है कि व्यक्तियों को बहुपक्षीय जीवन है। व्यक्ति का जीवन बहुपक्षीय है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति और नैतिक आदि उनके जीवन के अनेकों पक्ष हैं और वह इन पक्षों से संबंधित जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि संघों का निर्माण करते हैं जिनका अपना अपना महत्व है और व्यक्ति इन संघों का सदस्य होते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। यानी व्यक्ति का बहुपक्षीय जीवन देखा जाए तो आज कोई भी मनुष्य है वो कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। सामाजिक तौर पे से जुड़ा हो सकता है, आर्थिक तौर पे भी जुड़ा हो सकता है और राजनीतिक तौर के साथ साथ धार्मिक जीवन से भी जुड़ा हो सकता है। तो देखा जाए तो व्यक्तियों का बहुपक्षीय जीवन, आज जो मनुष्य है अपनी हर एक क्षेत्र में अपना अलग ही जीवन यापन करता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, संस्कृति हो, नैतिक हो। अनेक पक्ष जो है मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय ही माना जा सकता है। इवन अगर हम बात करें आगे, राज्य शेष संघों की तरह एक संघ है। द स्टेट इज ऑन द एसोसिएशन लाइक द अदर एसोसिएशन। बात सच्चाई है कि राज्य दूसरे संघों की तरह ही संघ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य भी एक संघ है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुलवादियों का विचार है कि प्रत्येक संघ का अपना व्यक्तित्व, अपनी स्वतंत्रता, इच्छा और अपना कार्य क्षेत्र होते हैं। ये बात तो सत्य है। कोई भी एसोसिएशन होता है तो उसके पास अपना व्यक्ति होता है, अपनी स्वतंत्रता होती है, अपनी कार्य क्षेत्र होते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो बहुलवादियों का विचार साफ था कि संघ का भी अपना ये सारी चीज़ें होती है और राज्य भी इस शेष संघों की तरह ही संघ है, जिसकी स्थिति शेष संघों के समान है। राज्य की प्रभुसत्ता के समर्थक राज्य के अन्य संघों की अपेक्षा उच्च स्तर के होती हैं, जबकि बहुलवादी विद्वान राज्य के अन्य संघों के समान माने जाते हैं। तो बात यहाँ पर उचित ही है कि राज्य की प्रभुता के समर्थक, जो राज्य की प्रभुता के समर्थक करते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य के अन्य संघों की अपेक्षा उच्च स्तर माना जाना चाहिए, जबकि बहुलवादी विद्वान राज्य को अन्य संघों से समान मानते हैं। अब देखिए, सबका अपना विचारधारा है। कोई संघों को अपेक्षा ऊंचे स्तर के रूप में देखना चाहता है, राज्य को संघ की अपेक्षा ऊंचा देखना चाहता है, और कोई ये कहता है कि राज्य को अन्य संघों के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि संघ से ही राज्य का निर्माण होता है और राज्य से जो है नेशन का जो है निर्माण होता है। तो एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। अब दोनों में से किसकी बात सही है? बात इतना है कि सामान्य मानने से ही हमें फ़ायदा है। आगे हमारे समक्ष है व्यक्ति की शेष संघों के प्रति वफादारी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिविजुअल से लॉयल्टी टू एसोसिएशन काफ़ी महत्व रखेगा कि लॉयल्टी क्या है। कहते हैं बहुलवादी का मत है कि व्यक्ति राज्य की तरह ही शेष संघों के प्रति भी अपनी वफादारी अदा करता है
और व्यक्ति की वफादारी के लिए राज्य शेष संघों की तुलना में उचितता का दावा नहीं कर सकता है। राज्य जो यहाँ पर है, देखिए, राज्य शेष संघों के प्रति अपनी वफादारी अदा करता है, क्योंकि जनरल सी बात है, राज्य का जो मेन होगा, मुख्य व्यक्ति होगा, वो हर एक संघ को जो है सही रूप से चलाएगा, यानी यहाँ पर उनको वफादारी दिखानी पड़ेगी। और व्यक्ति की वफादारी के लिए राज्य शेष संघों की तुलना में उचित का दावा नहीं कर सकता है। अब व्यक्ति है, वो किस क्षेत्र के लिए कितना वफादारी दिखाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। बात सही है। प्राय देखने में आता है कि कई बार व्यक्ति राज्य के मुकाबले में अपने धार्मिक और आर्थिक संघों के प्रति अधिक वफादारी निभाता है। तो ये तो बात सच्चाई है, तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि हर कोई व्यक्ति जो होता है राज्य के मुकाबले में अपने धार्मिक आर्थिक संघों के प्रति अधिक वफादारी निभाता है। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं, तो जनरल सी बात है, अगर प्रतिनिधि हिंदू का बनेगा तो हिंदू का समर्थन करेगा, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम का समर्थन करेगा, सिख होगा तो सिख का समर्थन करेगा, और ईसाई जो होगा ईसाई धर्म का समर्थन करेगा। दूसरे धर्मों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होगी। और यही देखने को मिला है। आप बड़े लेवल पे ही देख लीजिए, अगर हिंदू धार्मिक नेता कोई बनता है तो वो हिंदू धर्म के ही आगे बढ़ाने में हमेशा जोर देगा। लेकिन हमें एक बात तो साफ शब्दों में पता है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, और हमें और राज्य को तो खास तौर पे उसका राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, और राज्य करने वाले व्यक्ति का भी अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। अगर वो अपने धर्म के साथ वफादारी करता है तो जनरल सी बात है, दूसरे धर्म को जो है अवहेलना कर रहा होता है। मैं एक बात तो साफ जानता हूँ, देखिए, कोई अगर बड़े पोस्ट पे जाता है, बड़े पोस्ट प्राप्त करता है, तो वो सिर्फ अपने ही धर्म, अपने ही परिवार के लिए नहीं रहता है, वो पूरा राज्य का नेतृत्व करता है। उसके लिए पूरा राज्य ही एक धर्म है, एक परिवार है, और उसी को लेकर चलना होता है। तो यहाँ बात का भी महत्व रखता है। मैंने अपने चर्च के पक्ष में और राज्य के विरुद्ध, अपने मजदूर संघ के पक्ष में और राज्य के विरुद्ध होऊंगा यदि मेरे अनुभव के अनुसार राज्य का प्रभाव चर्च या मजदूर के संघ के प्रभाव से कम है। देखिए, बात यहाँ पर वही बात जो मैं अभी समझाना चाह रहा था, वही बात यहाँ बताई गई है कि अगर कोई बंदा ईसाई धर्म से बिलोंग करता है तो वो चर्च को ही महत्व देगा, बाकियों को नहीं देगा। और ये हुआ है, इसलिए केवल राज्य ही व्यक्तियों की वफादारी एक जो है शस्त्र अधिकार नहीं है, अतुल संघ भी उसकी वफादारी के अधिकार है। यानी देखा जाए तो व्यक्ति को जो अपने राज्य के साथ जितना वफादारी करता है, तो संघ के साथ भी उसको उतनी वफादारी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्कर्स ने बोला था साफ शब्दों में कि नो लॉन्गर वी आर राइट मैन टू द वर्ड्स ऑफ द स्टेट, वी राइट टू ग्रुप वेयर इज देयर स्टेट। काफ़ी महत्व रखता है बात का। आगे अगर हम बात करते हैं राज्य का कार्य क्षेत्रीय सीमित, यानी लिमिटेड और स्पेयर ऑफ स्टेट एक्शन, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राज्य का कार्य क्षेत्रीय सीमित, बहुलवादी के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। बात सही है कि बहुलवादी के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक कर रहे हो तो राजनीतिक ही सीमित रखना चाहिए। ये नहीं कि आप धर्म में आप उस हर जगह अपना हाथ जो है लगाने लग जाओ। राज्य को शेष संघों के कार्य क्षेत्र को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये काफ़ी महत्व रखता है। अमेरिका के अगर देख लीजिए शासन प्रणाली, तो राष्ट्रपति जो वहाँ का होता है किसी भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक राज्य के मंत्री स्वयं ही उसको हस्तक्षेप करने के लिए जो है आग्रह न करे। तो अमेरिका की बात यहाँ सही सिद्ध होती है, और यही बात बहुलवादी भी कहता है कि राज्य को शेष संघों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे शेष संघों को अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र प्राप्त होगी और उन कार्य में निपुणता होगी। अगर मान लीजिए संघ है, अगर संघ में सारे व्यक्ति अपने सुचारू रूप से ढंग से कार्य करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि वो क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें। अगर मान लीजिए कोई बंदा है अपने क्षेत्र का मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है, तो जनरल सी बात है उनको अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। अब काउंसलर की ही बात देख लीजिए, काउंसलर हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। अगर वो अपने क्षेत्रों में अगर अच्छे से अच्छे कार्य करे तो वो आदर्श क्षेत्र बन जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। एक बार बंदा पोस्ट पे बैठ जाए
उसके बाद तो सब उसी का रहता है। तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत ही रहेगा। आगे अगर हम बात करें शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन, सपोर्टर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, यानी बहुलवादी शक्ति के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। बात सत्य है कि केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए शक्ति को। अगर राज्य की शक्ति है तो उसको सेंटर को नहीं देना चाहिए। अगर आप सेंटर को देते हो तो राज्य क्या करने के लिए बनाई गई है, राज्य के मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए हैं? इसलिए यहाँ पर बहुलवादी जो है शक्ति को केंद्रीकरण करने के विरोधी हैं और शक्ति के विकेंद्रीकरण के समर्थक है। विकेंद्रीकरण या सब में बांटना ये काफ़ी महत्व रखेगा। उनका विचार है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ राज्य जो है निरंकुश बन जाएगा। विकेंद्रीकरण यानी दोनों में निहित करने से ये होगा कि राज्य निरंकुश बनेगा, इसमें कोई प्रकार का अंकुश नहीं होगा और व्यक्ति स्वतंत्रता भी छीन जाएगी। देखा जाए निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन जाएगी। लॉर्ड एक्शन के अनुसार ये बात साफ होता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। क्योंकि निरंकुश शक्ति, देखिए किसी को अगर पूरी शक्ति आप दे देती हो तो जर्नल सी बात है काफ़ी महत्व रखेगा इसमें, क्योंकि वो पूरा पावर अपना दिखाएगा। यही बात कहा है कि विकेंद्रीकरण के साथ राज्य के निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति स्वतंत्रता छीन जाएगी। वो निरंकुश जरूर बनेगा लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाएगी। मैं इसको एक सिंपल शब्द में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए विकेंद्रीकरण किया गया तो उससे क्या हुआ, राज्य तो निरंकुश बन गया लेकिन जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो व्यक्ति आज़ादी से जीवन जी सकता था, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। क्योंकि अब सेंटर वाले भी उन व्यक्तियों को सताएगा और स्टेट वाले भी सताएंगे। ये बहुत ही विडंबना है। हमारे देश में देखा जाए तो ये परंपरा जो है पुराने समय से है कि साहूकार लोग जो होते थे और अमीर वर्ग, देखिए वहाँ पर ऐसा होता था कि राजा जो होता था साहूकारों को कहते थे। साहूकार जो है किसानों से वसूलते थे और इसमें कौन पिसता था, किसान पिसते थे। अगर राजा 500 रुपया वहाँ से मांग रहा है तो यहाँ साहूकार जो है 1000 रुपया मांगेगा। किसान 1000 रुपया देगा तो आधा पैसा तो साहूकार खुद रखेगा और आगे आधा फॉरवर्ड करेगा। अब देखिए इससे क्या हुआ, राजा ने सिर्फ 500 की मांग की और उसमें 500 में देखे तो साहूकार का कमीशन भी निहित था। आप ऐसे समझ सकते हो आज के आधुनिक युग में कि आप देखो कोई भी सामान आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो वो कितना सस्ता पड़ता है। कारण ये होता है कि बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हट जाती हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप तक पहुंचती है तो सामान का रेट जो है कम रहती है। वही बात आ गया। इस कारण राज्य की व्यक्तियों की वफादारी का एकमात्र अधिकार नहीं है तो अन्य संघ भी उसकी वफादारी के अधिकारी है। ज़रूरत नहीं कि व्यक्ति जो हो वो सिर्फ राज्य पर वफादारी देखे, उसके लिए संघ भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ से ही राज्य का निर्माण होता है। और इस कारण बहुलवादी विभिन्न संघों के भी शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए जाने के पक्ष में है कि हर एक शक्ति जो एक दूसरे में बटी होनी चाहिए और ये काफ़ी महत्व भी रखता है। अगर आगे हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य की प्रभुसत्ता पर एकाधिकार का विरोध, यानी पोजीशन इन द मोनोपोल ऑफ द स्टेट ओवर टू द सोवेरेनिटीज। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता के अधिकार के विरुद्ध है और उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य और शेष संघों के बीच बटी होनी चाहिए क्योंकि शेष संघ भी राज्य के समान भूमिका निभाते हैं। तो बात सही है, हमने पढ़ा भी था डेफिनेशन में और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन से महत्वपूर्ण रहता है। देयर स्टेट इज वन ऑफ एसोसिएशन अमंग देयर वेरियस एसोसिएशन, कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है और इस बात को समर्थन करता है कि ऑपोजिशन टू बी अ मोनोपोल ऑफ स्टेट ओवर सोवेरेनिटी, यानी देखा जाए तो बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता के एक अधिकार के विरुद्ध है। एकाधिकार का मतलब दोस्तों साफ शब्दों में बताऊं तो जिसमें एक ही व्यक्ति का कार्य चलता हो, एक ही व्यक्ति सभी चीज़ को मालिक हो और वो एकाधिकार होगा तो जैसा मर्जी चला जाए कर सकता है, आपका शोषण भी कर सकता है तो आपका उद्धार भी कर सकता है। तो ये बहुलवादी राज्य प्रभुसत्ता के विरुद्ध है। वो नहीं चाहते कि शक्ति जो है एक व्यक्ति के अंदर निहित हो जाए और वो तनाशाह बन जाए। ठीक है, जैसा मैंने चाइना भी बताया आपको, कोरिया भी बताया, तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शासक जो है एक तरह का तनाशाह है क्योंकि उसको एकाधिकार प्राप्त है। उनका विचार है कि प्रभुसत्ता राज्य के शेष संघों में बीच बटी होनी चाहिए। शेष जो संघ है उसमें बटी होनी चाहिए सबके पास शक्ति,
क्योंकि शेष संघ के राज्य की सामान्य भूमिका निभाते, सब अपने अपने कार्य के लिए सामान्य भूमिका निभाएंगे और व्यक्ति उनके प्रति वफादार अदा करता रहेगा। बहुलवादी का मत है कि जब समाज में अनेक समूह संघ लोगों के विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि सब संघों, देखिए कोई मंत्री बनता है, कोई भी बनता है, पहले तो वो जब एडवर्टाइजमेंट देता है तो यही कहता है सबका साथ सबका विकास, यही होता है ना सबका नारा, कि हम जनता का विकास करेंगे, जनता के लिए हम मरेंगे, जनता के लिए करेंगे। लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला है? कहते हैं बहुत ही विडंबना है, विडंबनाओं से भरी हुई समस्याएं हैं। तो यहाँ जो है भूमिका निभाते हैं, फिर राजनीतिक व्यवस्था एक अधिकार स्वरूप नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे जो हमारे समक्ष आता है, राज्य के को समाप्त करने का विरोध, अगेंस्ट द एवोल्यूशन इन द स्टेट। इधर भी बहुलवादी राज्य के जो है स्वच्छ स्थान को स्वीकार नहीं करती हैं। बहुलवादी राज्य के स्वच्छ स्थान को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु वो अराजकतावादी और समाजवादी की तरह राज्यों को समाप्त किए जाने के विरुद्ध है, कि राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। वो शेष संघों की तरह ही राज्यों को एक उपयोगी संस्था मानते हैं। बात सही है कि अन्य संघों की तरह ये भी एक संस्था है, राज्य भी एक संस्था है, और संस्था का काम ही होता है कि जनता की कल्याण करना, इसका सेवा का स्वरूप देते हैं। और वो ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ राज्य के पास निरंकुश, असीमित, अविभाज्य प्रभुसत्ता नहीं होगी। जरूरी है, बल्कि प्रभुसत्ता राज्य के सही से समस्त संघों के मध्य विभाजित होगी। यानी जो शक्ति है सभी मध्य संघों के में विभाजित होना भी जरूरी है। मैंने कई बार बताई है कि अगर शक्ति एक के साथ रहेगा तो वो तनाशा हो जाएगा। प्रत्येक संघ अपने निश्चित क्षेत्रों में प्रभुसत्ता संपन्न होगा तथा अपने जो है निश्चित कार्य भी करेगा, और राज्य भी उनमें से एक होगा। तो बात सही है, सबके काम अलग अलग होंगे, सब अपने अपने काम जो है सुचारू रूप से करने की कोशिश किया जाएगा। आगे अगर बात करें हम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास, फेथ इन द फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। बहुलवादियों के अनुसार समाज में अनेक प्रकार के संघ पाए जाते हैं जिनका अपना विभिन्न अस्तित्व है, और यह संघ की समाज का आधार है। इस तरह वह समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास रखते हैं। इन विभिन्न संघों के बीच साझे हितों की पूर्ति के लिए परस्पर तालमेल आवश्यक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज के संघात्मक संगठन में विश्वास करना। यानी बहुलवादियों के अनुसार समाज में अनेकों प्रकार के संघ पाए जाते हैं जिनका अपना विभिन्न अस्तित्व होते हैं, और वह समाज के आधार हैं और समाज के लेके चलते हैं। जैसे समाज के संगठन में विश्वास करना भी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष, राज्य कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है। राज्य में ही सिर्फ कानून नहीं है, कानून तो हर एक क्षेत्र में है। यानी स्टेट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। बहुलवादी अष्टन के कानून संबंधी विचारों से भी आलोचक है। देखा जाए तो बहुलवादी ऑस्टिन के कानून संबंधी विचारों के भी आलोचक है बहुत सारे। ऑस्टिन के अनुसार राज्य कानून का एकमात्र स्रोत है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य कानून का एकमात्र स्रोत है, जबकि डेग्यूस और क्रैब्स आदि बहुलवादी लेखकों का विचार है कि केवल राज्य ही कानून का स्रोत नहीं है, अतुल कानून राज्य से पहले है। कानून जो है राज्य से पहले है और राज्य में से सर्वश्रेष्ठ है। जनरल सी बात है, कानून सब पर ही है, कानून ही महत्वपूर्ण है। उनका विचार है कि नैतिकता, धर्म, रीति रिवाज और प्रथाएं आदि कानूनी के अनेक स्रोत हो सकती हैं। धर्म हो सकती है, नैतिकता हो सकती है, रीति रिवाज हो सकते हैं, प्रथाएं हो सकती है, ये सब स्रोत हैं। और राज्य तो इन पहले से प्रचलित नियमों के केवल क्रमबद्ध ही करता है, और जो कानूनी लोगों के हितों के अनुसार नहीं होते हैं। लोग ऐसे कानून का पालन नहीं करते हैं। जनरल सी बात है, जो कानून उनके लिए सही होगा लोग उन्हीं का ही पालन करेंगे, सभी कानून के पालन नहीं करेंगे। इसलिए सभी आलोचकों ने अपने अपने विचार रखा है कि यहाँ पर राज्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है और न ही राज्य सबसे परी है। कहते हैं कानून सबसे परी है, ठीक है ना, कानून जो है सबसे परी है और कानून ही सर्वश्रेष्ठ भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है
कि कानून का पालन उनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। जनरल सी बात है, कानून का पालन उनकी हम उपयोगिता के कारण नहीं करते हैं। अगर उपयोगी है तो हम उसका पालन करते हैं, उपयोगी नहीं है तो हम पालन नहीं करते। साफ शब्दों में तो लॉ आर द अवेलेबल बिकॉज ऑफ देयर इज ए यूनिटी। बहुलवादी का विचार है कि लोग कानून का पालन इस कारण नहीं करते हैं कि वो राज्य के आदर्श हैं, अतुल इस कारण करते हैं कि कानून का पालन करना उनके हित में है, और वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून उनको दंडित करेगा और उनके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। क्योंकि अगर कानून का पालन करते हैं तो आपके लिए उपयोगी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए कानून में ये है कि सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहन के बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए कानून का आप पालन कर रहे हैं तो आपको जो है चालान भी नहीं कटेगा। अगर पालन नहीं करते हैं तो चालान तो कटेगा ही कटेगा, और बदकिस्मत से एक्सीडेंट हुआ तो उससे भी आपको आघात पहुंचेगा। तो इसलिए कानून का पालन करना उपयोगी होता है। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो मैं सड़क की बाईं तरफ इसलिए चलता हूँ कि यह मेरे लिए उपयोगी है। जनरल सी बात है, आप बाईं तरफ ही चलते हो हमेशा, ये आपके लिए उपयोगी है, और ऐसा करने से मेरा जीवन भी सुरक्षित रहता है। अधिकांश कानून समाज के स्थिति, रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, और ऐसे कानूनों का पालन व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप समाज से टूट जाते हो, समाज आपकी प्रायोरिटी नहीं देगा। आगे अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक तर्क, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट देखें तो प्रसिद्ध बहुलवादी विद्वान गिरके तथा मैंडल्स द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक दलील के आधार पर ही राज्य की प्रभुसत्ता का एकादवादी सिद्धांत दिया है। एनिमोलिस्ट थ्योरी ऑफ द सोवेरेनिटी का खंडन किया है। उनका विचार है कि प्रत्येक संघ को अपने कार्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जनरल सी बात तो सच्चे है कि सभी को अगर स्वतंत्रता रहेगी तो वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है यदि प्रत्येक संघ की अपनी प्रभुसत्ता होगी और वह राज्य के सर्वोच्च नियमों से मुक्त होगा। यानी नियम जो दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उससे मुक्त होगा, तभी जो है वो अच्छे से अच्छे कार्य करने में सफल भी होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम टॉपिक देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता बाहरी रूप में सीमित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रखेगा कि प्रभुसत्ता बाहरी रूप में जो है सीमित है। बहुलवादी का विचार है कि प्रभुसत्ता बाहरी रूप में भी सीमित होना चाहिए, क्योंकि असीमित प्रभुसत्ता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जाति के लिए खतरनाक होती है। तो ये बात तो सही है कि हमें सोवेरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड होनी चाहिए, एक्सटर्नली, क्योंकि असीमित प्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जातियों के लिए बहुत खतरनाक होगा। जो बाहर देश से हमारे देश में आएंगे उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता के ऊपरी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सीमाएं लगाई जाती हैं, और विभिन्न राज्य इन सीमाओं को स्वीकार भी करते हैं। वर्तमान युग देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रवाद का युग था। वर्तमान युग देखें तो अंतर्राष्ट्रवाद, हमें दूसरे देशों के साथ संबंध थी, इनमें कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता है। अंतर राज्यों को आपसी संबंध स्थापित करने ही पड़ते हैं। जब तक हम आपसी संबंध नहीं स्थापित करेंगे हमें एक दूसरे की आवश्यकता रहती है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून उन संबंधों को निर्धारित भी करते हैं। बहुलवादी का विचार है कि जो लोग यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई शक्ति नहीं होती है, वो गलत करते हैं। बात सही है कि जिनके पीछे अगर कानूनी शक्ति नहीं होता है वो गलत ही करते हैं। देखिए जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनके पीछे कानून नहीं होता है और वो हर तरह की गलतियां करते रहती हैं। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पीछे कानून नहीं होता है, वो कानूनों को जो है कुछ भी नहीं समझते हैं, तभी तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े अपराध करके लोग जो है बच जाते हैं, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे भी एक शक्ति होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता है। अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव के अधीन राज्य की बाहरी प्रभुता को भी सीमित कर दिया जा गया है। इसमें लस्की ने, प्रोफेसर लस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, संपन्न राज्य की धारणाएं जो है मानवीय सुख और समृद्धि के लिए घातक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, संपन्न राज्य की धारणा मानवीय सुख और समृद्धि के लिए सबसे घातक शस्त्र बन जाएगा। और एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार संबंध होने चाहिए, ये एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार एक राज्य को नहीं सौंपा जा सकता, एक कानून बनाया जा सकता है। क्योंकि राज्य संबंध करेगा तो सर राज्य संबंध तो बिगाड़ता ही चला जाएगा, क्योंकि राज्य में तो व्यक्ति राज कर रहे होते हैं ना, उनका भी विचारधारा अपनी होती है। उसके पश्चात आता है प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित होनी चाहिए।
बाहरी रूप में होना चाहिए तो आंतरिक रूप में भी सीमित होना चाहिए। सोवरेनिटी इज इंटरनली लिमिटेड। बहुलवादियों के विचारों से राज्य की प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित होना चाहिए। कानूनी राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि राज्य उनकी रक्षा भी करती है। कानून अगर बनाए जाते हैं, देखिए कानून जो है हमारे ऊपरी लेवल में बनता है और इस कानून का पालन जो है राज्य के द्वारा करवाई जाती है। मान लीजिए सेंट्रल सरकार ने कोई कानून बनाई है तो वो पालन कौन करवाएगा? राज्य ही करवाएगा, क्योंकि राज्य ही में तो रहते हैं सारे व्यक्ति। कानून राज्य की शक्ति से स्वतंत्र है। लोग कानून का पालन दंड देने के भय से नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता के कारण करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हेलमेट पहनते हो तो ये आपकी सुरक्षा होगी, आपको दंड भी नहीं मिलेगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो लोग कानून का पालन दंड देने के भय से नहीं करते हैं बल्कि उनकी उपयोगिता के कारण करते हैं। और जो भय से करते हैं वो कभी भी सुचारू रूप से नहीं करते हैं। आप देखते ही होगा कोई बंदा जो होता है भय से करता है, 2 मिनट लगा लेता है हेलमेट, जब पुलिस आगे खड़े रहते हैं बाद में निकाल देता है, क्योंकि ना तो उसको उपयोगिता नहीं पता है इसकी उपयोगिता शायद उसको पता नहीं है और अनपढ़ है, क्योंकि सुरक्षा अपनी करनी तो महत्वपूर्ण बनती है। इसमें कोकर ने भी साफ शब्दों में कहा था कि कानून राज्य से स्वतंत्र, श्रेष्ठ और पहले होते हैं। कानून जो है सर्वोपरि है। और बहुलवादी के अनुसार कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कानून जो है राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो राज्य कानून का परिणाम है और इस कारण राज्य कानून से ऊपर नहीं है बल्कि राज्य कानून के अधीन है। कानून हमारे देश में न्याय प्रणाली सबसे ऊंचा है। कहते हैं राज्य तो अधीन है उसके, जो वहाँ से मिलेगा वही बात को करेगा। इसमें सारे समर्थक ने जो सही बोला, मेडुला कह रहे हैं इसका मुख्य समर्थक थे इन बातों का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक बना, समझा, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके बिल्कुल शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी जो है प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांतों की आलोचना भी आप देख सकोगे। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चे तक वो वीडियो को पहुंचाइए, तभी जो है आपके त्रिपान सेंटर बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। और ये तब होगा तो त्रिपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? जब आप त्रिपान स्टडी सेंटर की मदद करोगे। मदद करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर हिस्ट्री के देखना चाहते हो तो हिस्ट्री बहुत भरी पड़ी है, इसमें सारे आपके टॉपिक के अंतर्गत ही है, हर कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।